Hello friends, my name is Surbhi and I am back with another topic. Well, the topic name is Oceanography. Now we have seen कि हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ओशियनोग्राफी के, तो ओशियनोग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ओशियनोग्राफी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में एक बार ओशियनोग्राफी को समझ लेंगे एंड समराइजिंग अगेन हम एक बार देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। सो बिगिनिंग विद ओशियनोग्राफी में सी 2 तरीके के करंट होते हैं। 2 तरीके के करंट कौन से होते हैं? एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट। अब क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि डायरेक्ट आपको नाम पूछ लिया जाए कि से लेब्राडोर, हाँ आई नो एक डॉग की ब्रीड का भी नाम है, बट लेब्राडोर एक करंट का भी नाम है। तो नाउ वेदर इट इज अ हॉट करंट, वार्म करंट और इट इज अ कोल्ड करंट, ट्रस्ट मी ये वीडियोस अगर आपने 1 से 2 बार भी देख लिया तो आपके जितने भी करंट्स हैं उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और एडेड बोनस भी है, आप ये टॉपिक 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको करंट्स और उनके नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग इनटू ओशियनोग्राफी, सबसे पहले तो यहां आप मेरे साथ प्लीज ड्रॉ करते चलिए। जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में कहा था कि व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग माय लेक्चर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। तो मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आप प्लीज उसको साथ में लिखते जाइए। मैं जिस भी करंट का नाम आपको बोलती हूँ आप प्लीज वो साथ में लिखते जाइए। इन दिस केस बेस्ट होगा अगर आप सिर्फ एक वर्ल्ड मैप लेकर के अपने साथ बैठे। अगर आप एक वर्ल्ड मैप लेकर के बैठते हैं, प्लेन वर्ल्ड मैप, उस पे प्लीज ड्रॉ करते जाइए। सबसे पहले सी यहां पे इक्वेटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं। फ्रॉम द वेरी सेंटर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज आवर इक्वेटर। देखिए अब सबसे पहले हमने इक्वेटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए फ्रॉम द वेरी सेंटर, मार्किंग इट एज इक्वेटर। अब देखिए जो हमारा अर्थ है, यू नो कि अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हमारे जितने भी करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, विच मीन्स कि जो हमारे करंट होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। जो हमारे करंट्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। जितने भी हमारे करंट्स हैं, जितने भी हमारे ओशियानिक करंट्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। नाउ दिस इज एन आस्क्ड क्वेश्चन कि जो करंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जितने भी करंट्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं। ओशियानिक करंट्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो हमारा अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सी ये हमारा इक्वेटर हो गया। नाउ एज यू ऑल नो कि इक्वेटर एकदम सेंटर में होता है, तो जो इक्वेटर के ऊपर होगा वो नॉर्थ होगा और जो इक्वेटर के नीचे होगा वो होगा साउथ। अब देखो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सन की रेज गिरती हैं। आज इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सन की रेज गिरती हैं तो इक्वेटर सबसे ज्यादा वार्म होता है, और जो पोल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। ऑब्वियसली बर्फ जमी होती है, ठंडे होते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, जितने भी वार्म करंट इक्वेटर से बाहर की तरफ जाएंगे, और ये जो हमारे पोल्स हैं, कोल्ड करंट जो पोल्स हैं, पोल्स से नीचे की तरफ आएगा कोल्ड करंट। और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से बाहर की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा हमारा हॉट करंट। जो हमारा हॉट करंट है, नाउ इस मैप में बहुत ही अच्छे से रेड इंक से किया हुआ है वार्म करंट को, और जो कोल्ड करंट है उनको ब्लू इंक से किया हुआ है मार्क। मेक श्योर कि आप भी ऐसे करें, बिकॉज अगेन मैंने कलर स्कीम आपको बताई थी। जब आप डिफरेंट कलर के पेन यूज करते हैं और आप एक रेड पेन से चीजें हाईलाइट करते हैं, वो चीजें आपके ब्रेन में भी लॉन्गर रन में स्टोर हो जाती है, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं तो फटाफट आपको चीजें क्लिक करने लगती है। सी क्यों कहा जाता है कि अपने नोट्स बनाइए और नोट्स से पढ़िए? क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे होते हैं और आप नोट्स से पढ़ रहे होते हैं बार बार, तो वो जो इमेज होती है वो इमेज आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है। और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं
तो वही इमेज जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप आंसर फाइंड कर रहे होते हैं तो वही सेम इमेज आपके ब्रेन में आ जाती है और फिर आपको सीधे सीधे ऑप्शन में आंसर दिखने लगता है। और जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आंसर ना ऐसे उछल के आने लगता है आपके आंखों के सामने। वो कब होता है? जब आप अपने नोट्स बना लेते हैं। एक बार ये ओशियानोग्राफी का वीडियो देखिए, इसके साथ में अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, तभी वो इमेज आपके ब्रेन में आएगी जो आपने खुद ने लिखा हुआ है। जब हम खुद से लिखते हैं तो एक इमोशन उसके साथ अटैच हो जाता है और वो इमेज हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है और एग्जाम में भी वही इमेज आती है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए और साथ साथ में लिखते जाइए, बनाते जाइए। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने देखा कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और जितने भी करेंट्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट करंट जाते हैं। इक्वेटर से निकलते हैं वार्म करंट, इक्वेटर से निकलते हैं वार्म करंट और पोल से निकलते हैं कोल्ड करंट। अब जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, जब भी वार्म करंट कमिंग फ्रॉम इक्वेटर एंड कोल्ड करंट कमिंग फ्रॉम पोल, जब भी ये दो करंट मिलेंगे तो हमेशा रिच फिशिंग ग्राउंड बनेगा, हमेशा रिच फिशिंग ग्राउंड बनेगा, क्योंकि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के मिलने से ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और उनको खाने के लिए स्मॉल फिशेस आती हैं, स्मॉल फिशेस को खाने के लिए बिग फिशेस आती हैं, बिग फिशेस को खाने के लिए और बड़ी फिशेस आती हैं। तो जो वर्ल्ड के रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? एट द कन्वर्जेंस ऑफ, एट द पॉइंट वेयर द वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट मीट। तो अब हम देखते हैं, हम शुरू करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, हम शुरू करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सबसे पहले यू कैन सी कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेटर के ऊपर करंट होगा, जो भी इक्वेटर के एग्जैक्ट ऊपर करंट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जो भी इक्वेटर से सीधा नीचे होगा उसको हम बोल देंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो अब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहां से आया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक कंट्री है, यहां एक कंट्री है जिसका नाम है फ्लोरिडा। यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो यहां से जो करंट जाता है, यहां से जो करंट जाता है इसको हम बोल देते हैं फ्लोरिडा करंट। यहां दिस पॉइंट नंबर 1 इज फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा से जो करंट जाता है उसको हम कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, फिर ये आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां से जो करंट जाता है हम इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, यहां से जो करंट जाता है हम इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। अभी गल्फ स्ट्रीम भी वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, ये दोनों वार्म करंट है। आप प्लीज जब भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो एक बार मैप में डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का ये पैटर्न है कि वन लाइनर क्वेश्चंस अगर नहीं आते और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो ओशियानिक करंट में वन लाइनर क्वेश्चंस ही आएंगे। दे विल आस्क यू कि गल्फ स्ट्रीम, वेदर गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट और इट इज अ कोल्ड करंट। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू नो कि इट इज अ वार्म करंट। बट अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रेज करना चाहते हैं तो वो ये पूछ लेंगे कि ये जो गल्फ स्ट्रीम का करंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो देन यू शुड बी नोइंग कि इट इज ईस्ट ऑफ मैक्सिको, ईस्ट ऑफ मैक्सिको या फिर ईस्ट ऑफ अमेरिका भी वो बोल सकते हैं। दिस इज वेस्ट ऑफ अमेरिका, दिस इज ईस्ट ऑफ अमेरिका। तो ईस्ट ऑफ अमेरिका से निकलता है गल्फ स्ट्रीम। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टेटमेंट नंबर 1, गल्फ स्ट्रीम इज अ करंट एट ईस्ट ऑफ अमेरिका। नंबर 2, गल्फ स्ट्रीम इज अ करंट एट साउथ ऑफ अफ्रीका और से वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यू नो कि इट्स नॉट एट द वेस्ट ऑफ अफ्रीका और साउथ ऑफ अफ्रीका और एनीवेयर नियर अफ्रीका इन जनरल। यू नो कि ये तो अमेरिका के पास आता है, जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो अमेरिका के पास आता है, और अमेरिका के पास कहाँ, ईस्ट में या वेस्ट में, ईस्ट में। तो इसीलिए प्लीज ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझ लीजिए ताकि जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए वो आपको बन जाए। हमने सबसे पहले देखा
कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एक वार्म करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद यहां पर एक कंट्री है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा से नाम पड़ जाता है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट इज अ वार्म करंट। अगेन गल्फ स्ट्रीम इज अगेन अ वार्म करंट। अभी देखिए यहां से शुरू हो जाता है ये पूरा रशिया, अब यहां पे ये आ जाता है नॉर्वे। तो नॉर्वे जब पड़ जाता है तो हम बोल देते हैं नॉर्वेजियन करंट, है ना। सी करंट्स का नाम ना बहुत सिंपल है। करंट्स का नाम क्यों बहुत सिंपल है? क्योंकि जो कंट्री है और जिस कंट्री से होते हुए जो करंट गुजर रहा है उस करंट का उस कंट्री के नेम पे ही नेम है, तो इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है आपको याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ नॉर्वे से नॉर्वेजियन करंट जाता है। अब ये जो नॉर्वेजियन करंट जाता है दिस इज अ वार्म करंट। ऐसा बोलते हैं कि जो नॉर्वे के पास के पोर्ट होते हैं ना वो ठंड में फ्रीज हो जाने चाहिए, पर वो फ्रीज नहीं होते हैं, ट्रेड कंटिन्यू रहता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वार्म करंट, ठंडी बहुत होती है, ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि सारा कुछ फ्रीज हो जाना चाहिए, पर सारा कुछ फ्रीज क्यों नहीं होता है? कॉज ऑफ द वार्म करंट। जो वार्म करंट होता है वो रिवर्स को, ओशियंस को, लेक्स को फ्रीज नहीं होने देता है, इसलिए नॉर्वे में ट्रेड चलता रहता है इवन इन द विंटर्स। तो यू शुड नो कि जो नॉर्वेजियन करंट है वो एक वार्म करंट है। अभी तक हमने कितने वार्म करंट देखे? 4। सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ऑब्वियसली जितने भी इक्वेटोरियल करंट है वो सारे तो वार्म करंट ही होंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद आ गया हमारा फ्लोरिडा करंट, उसके बाद आ गया हमारा गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद आ गया हमारा नॉर्वेजियन करंट। अब हम आते हैं पोल से इक्वेटर की तरफ। अब अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको पता है कि दैट ग्रीनलैंड सिर्फ नाम का ग्रीनलैंड है, बट वो है आइसलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड पूरा जमा हुआ है, ग्रीनलैंड पे बर्फ है। तो ऑब्वियसली अब ग्रीनलैंड पे बर्फ है तो वहां से तो कोल्ड करंट ही निकलेगा, है ना। इक्वेटर पे धूप पड़ती है, सनरेज पड़ती है, तो इक्वेटर से वार्म करंट निकलता है। और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पोल से डायरेक्ट कांटेक्ट पे है, पोल पे ही है, पोलर रीजन पे ही है, तो यहां से जो करंट आएगा वो कोल्ड करंट होगा। तो अब जो हमारा ये जो हमारा ईस्ट ग्रासलैंड है, मतलब ये जो ग्रासलैंड के ईस्ट पे है, क्योंकि ये करंट ग्रासलैंड के ईस्ट पे है इसलिए इसको ईस्ट ग्रासलैंड का नाम दे दिया है। तो जो ईस्ट ग्रासलैंड करंट है दैट इज अ कोल्ड करंट। ईस्ट ग्रासलैंड करंट के बाद यहां से आता है लेब्राडोर। लेब्राडोर इज अगेन अ कोल्ड करंट। लेब्राडोर इज अगेन अ कोल्ड करंट। और जहां पे ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, जहां पे ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलते हैं, इसको कहते हैं न्यू फाउंड लैंड। इसको कहते हैं न्यू फाउंड लैंड। इसको कहते हैं न्यू फाउंड लैंड। अब दिस इज द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। दिस इज द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। यहां पे ना फॉग बन जाता है, यहां पे फॉग बनता है। नंबर 1 फॉग बनता है, नंबर 2 फिशिंग एंड नंबर 3 इज टेम्परेट साइक्लोन। सी फॉग क्यों बनता है? आप सभी ने आई थिंक टाइटैन मूवी देखी होगी, टाइटैनिक, जिसमें बड़ी सी शिप होती है और शिप सिंक हो जाती है। शिप सिंक क्यों होती है? क्योंकि फॉग था। फॉग की वजह से जो आइस थी वो दिखी नहीं, जो आइसबर्ग था वो दिखा नहीं, टिप दिखा, अंदर बहुत बड़ा आइसबर्ग था वो दिखा नहीं, शिप टर्न नहीं हो पाई और उसकी वजह से शिप सिंक हो जाती है। तो मेन रीजन क्या था? फॉग। अब वो फॉग क्यों बना था? वहां पे फॉग बना था इस ही की वजह से। जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो बहुत ज्यादा फॉग बनता है। अगर आप एक बाल्टी गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा फॉग बनता है। तो जब भी कोई वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलेगा तो हमें पता है कि वहां पे क्या होगा? वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनेगा, बहुत सारा फॉग बनेगा और बनेगा क्या? टेम्परेट साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन क्या है? सी 2 तरीके के साइक्लोन होते हैं, वो हम अलग से एक पूरा साइक्लोन टॉपिक पढ़ेंगे और दोनों तरीके के साइक्लोन्स को कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि जब भी एक वार्म करंट और एक वार्म मास है और एक कोल्ड मास है, तो जब भी 2 मास मिलेंगे वार्म और कोल्ड,
अब आप सबको पता होगा कि जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे जाती है और जो वार्म एयर होती है वो ऊपर आती है। तो जो वार्म करंट होगा, जो वार्म एयर मास होगा वो ऊपर उठेगा और जो कोल्ड है वो नीचे सब्जेक्ट करेगा। इसकी वजह से एक टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। विल स्टडी इट इन डिटेल, बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर, जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलेंगे तो 3 चीजें बनेंगी। सबसे पहले फॉग, फिर फिशिंग, फिर टेम्परेट साइक्लोन। और ये कहां पर हो रहा है? न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। और न्यू फाउंड लैंड कहां पे, किन 2 करंट के मिलने से बन रहा है? दिस इज गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ अटलांटिक करंट। दिस इज नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ अटलांटिक करंट के बाद हम आ जाते हैं साउथ में। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, साउथ में जब भी हम इक्वेटर के साउथ में जाएंगे, जब भी हम इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो इक्वेटर के साउथ में जाते ही हम साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलने लगेंगे। तो ये जो आया हमारा, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या हो गया? वार्म करंट। अगेन ये मूव कहां से करेगा? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव करेगा। फिर ये नीचे जाएगा तो ये हो जाता है हमारा ब्राजील। ये आप सभी को पता है कि ये है ब्राजील। और ब्राजील से निकलता हुआ ये देखिए, ये इक्वेटर से जा रहा है पोल पे, इक्वेटर से जा रहा है पोल पे। तो जो ब्राजीलियन करंट है, जो ब्राजील करंट है, वो क्या हो जाएगा? वार्म करंट। अब अगेन आपको याद रखना है ब्राजील, तो ब्राजील के ईस्ट में जो करंट है, ब्राजील के ईस्ट में जो करंट है वो वार्म करंट है, वो वार्म करंट है, वो नीचे जा रहा है। अब इसके बाद यहां पे आ गया है, ये देखिए, ये सदर्न ड्रिफ्ट आई, ये सदर्न अटलांटिक आया। अब यहाँ पे अगेन हमको पोल दिखता है, तो पोल से जितने भी करंट आते हैं वो कौन से होते हैं? वो कोल्ड करंट होते हैं। तो अब ये जो पोल से जा रहा है ये हो गया है बेंजुला, बेंजुला। तो ये जो बेंजुला करंट है, ये जो बेंजुला करंट है, ये हो गया है कोल्ड करंट। हमें साउथ अटलांटिक ओशियन में ये 2 करंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक कौन सा? ब्राजील करंट। ब्राजील करंट क्या है? वार्म करंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में कि ब्राजील करंट क्या है, वार्म करंट या कोल्ड करंट। तो यू शुड बी एबल टू नो कि ब्राजील करंट इज अ वार्म करंट। देन ये बेंजुला करंट, बेंजुला करंट क्या है? कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? तो इट इज अगेन कोल्ड करंट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जहां जहां कोल्ड करंट होता है ना, कोल्ड करंट की वजह से हमेशा एक ग्रासलैंड बनता है, सॉरी, कोल्ड करंट की वजह से हमेशा एक डेजर्ट बन जाता है। क्योंकि कोल्ड करंट जो होता है वहां बारिश नहीं हो पाती, और बारिश नहीं हो पाती है तो क्या होता है? डेजर्ट बन जाता है। अब एज यहां पे आपको दिख रहा है कि बेंजुला है, तो बेंजुला की वजह से यहां पे बनेगा क्या? यहां पे बनेगा डेजर्ट। ये जो हमारा अफ्रीका है, ये जो हमारा अफ्रीका है, बेंजुला करंट की वजह से यहां पर बनता है, यहां पर बनता है नामीब, नामीब। यहां पे बनता है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट किसकी वजह से बना है? कोल्ड करंट की वजह से। नामीब डेजर्ट, आई राइट इट डाउन हियर, यहां पे बनता है हमारा, यहां पे बनता है हमारा नामीब डेजर्ट, यहां पे बनता है हमारा नामीब डेजर्ट। और यहां पे बनता है हमारा कालाहारी डेजर्ट, यहां पे बनता है हमारा कालाहारी डेजर्ट। नामीब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। अब एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे कि नामीब डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है। और ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? अगेन मैंने कहा था कि अगर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आना होगा, अगर यूपीएससी को थोड़ा सा भी क्वेश्चन को लेंदी करना होगा या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रेज करनी होगी, तो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे आएंगे कि नामीब डेजर्ट या फिर कालाहारी डेजर्ट किस करंट की वजह से फॉर्म होते हैं। तो यू शुड बी एबल टू नो कि वो बेंजुला करंट, कि वो बेंजुला करंट की वजह से फॉर्म होते हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन साउथ अटलांटिक करंट्स। नाउ कमिंग टू इंडियन ओशियन, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलो इसको मैं आई जस्ट इरेज इट, वन सेक। ओके, सी अब यहां पर हम देखते हैं कि
यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में ये जा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल ईस्ट से वेस्ट की तरफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा है, फिर ये नीचे जाता है तो ये बन जाता है एगलस करंट। नाउ रिमेंबर, जो एगलस करंट है, एगलस करंट इज अ वार्म करंट। जो एगलस करंट है दैट इज अ वार्म करंट। एगलस करंट नीचे की तरफ जाता है और फिर बनता है ये मोजम्बिक करंट। जो मोजम्बिक करंट है दैट इज अगेन अ वार्म करंट, क्योंकि ये इक्वेटर से आ रहा है तो ऑब्वियसली एगलस करंट इज अ वार्म करंट एंड मोजम्बिक करंट इज अ वार्म करंट। इसके बाद यहां से आ जाता है अपना साउथ इंडिया का ये साउथ इंडियन ओशन। फिर ये जो हमारा वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो करंट रन कर रहा है वो पोल से इक्वेटर की तरफ कर रहा है। जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, आई एम रियली सॉरी, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है उससे जो करंट निकल रहा है वो जा रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। जो पोल से इक्वेटर की तरफ करंट जाता है वो क्या होता है, वो कोल्ड करंट होता है। तो जो हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा कोल्ड करंट। तो अगेन ये आ जाता है हमारा कोल्ड करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब मैंने कहा था जब जब कोल्ड करंट होगा और किसी कॉन्टिनेंट के साइड से निकलेगा तो डेजर्ट्स बनेंगे। अब कौन कौन से डेजर्ट बनेंगे, तो राइट डाउन द नेम ऑफ डेजर्ट्स कि कौन कौन से डेजर्ट हमारे फॉर्म होंगे। डेजर्ट के नाम है ग्रेट विक्टोरिया। सबसे पहले बनेगा ग्रेट विक्टोरिया। सबसे पहले हमारा डेजर्ट बनेगा ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया के बाद बनेगा ग्रेट सैंडी। थर्ड सिमसम। फोर्थ गिब्सन के बाद तानिया। ये 5 डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिमसम, गिब्सन एंड तानिया। ये 5 डेजर्ट्स आपके कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। क्यों बनेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दिस इज ऑल यू नीड टू लर्न इन इंडियन ओशन। इसके बाद फाइनली हम आते हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में अगर हम यहां से चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहां से आएगा, ईस्ट से वेस्ट। उसके बाद आएगा कुरोशियो। नाउ ये है हमारा जापान। जापान में फिर से एक फिशिंग ग्राउंड बनता है। फिशिंग ग्राउंड क्यों बनता है, क्योंकि ये देखिए नीचे से जा रहा है कुरोशियो और ऊपर से आ रहा है ओरोशियो। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कुरोशियो इज अ वार्म करंट और ओरिशियो इज अ कोल्ड करंट। ऊपर से आ रहा है, ओरिशियो पोल से आ रहा है तो कोल्ड करंट है। मेक सम ट्रिक एंड रिमेंबर दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जो कुरोशियो है वो क्या है, वो है एक वार्म करंट, और जो ओरिशियो है वो क्या है, वो है एक कोल्ड करंट। जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जापान में बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। इवन जापान में जो वेल फिश होती है उसकी भी फिशिंग होती है। ऑल्दो इट इज बीन सेड कि इट इज इलीगल एंड दे शुड नॉट डू इट, और कई बार यूएन में इसके लिए असेंबली हुई है एंड इशू रेज हुआ है एंड नथिंग हैज बीन डन येट, बट इट इज अ इशू। इवन इट्स बीन सेड कि eating meat of whale fish is very rich in protein, that's why they do it. But then again you should remember कि जापान जहाँ पे सबसे ज्यादा फिशेस खाई जाती हैं, क्यों खाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे फिशेस पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है। वार्म करंट क्या है, कुरोशियो, जो नीचे से इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, एंड कोल्ड करंट ओरोशियो, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है। यू शुड रिमेंबर दिस। देन कमिंग हियर, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अगर हम नीचे जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। अगेन इक्वेटोरियल करंट मतलब कि क्या, वार्म करंट। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट है। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये आ जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, प्लीज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो क्या है, वार्म करंट।
जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो क्या है, वो है कोल्ड करंट। ये हमने देखा था वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, कोल्ड करंट। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो क्या है, वो है वार्म करंट। वेस्ट इज कोल्ड, ईस्ट इज हॉट। वेस्ट इज कोल्ड, वेस्ट के लोग कैसे होते हैं, कोल्ड। वेस्ट का वेदर कैसा होता है, कोल्ड। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा होता है, कोल्ड। ईस्ट कैसा होता है, वार्म। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसा होता है, वार्म करंट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, यहां पे अगर आप देखते हैं पैसिफिक ओशियन में ही तो आ जाता है अलास्का। ये अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। फिर अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया और यहां पे गैस और गोल्ड मिल गया तो अमेरिका अमीर हो गया। दिस इज द स्टोरी हाउ अमेरिका बिकेम रिच एंड दिस इज Alaska and this is Alaskan current. Alaskan current is again a warm current. Remember this, Alaskan current, Alaska में भी जो water bodies surround करती हैं Alaska को वो freeze हो जाती, पर वो freeze क्यों नहीं होती है, क्योंकि warm current होता है। कौन सा warm current होता है, ये Alaska current. Alaska current is a warm current. Then California current, very 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 important, California current. California current is a cold current. California current is a कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया करंट आ रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। नाउ यू विल से कि अलास्का करंट तो ऊपर है और कैलिफोर्निया करंट तो अलास्का करंट के नीचे है और वो पोल से आ रहा है, तो व्हाई इज दिस कोल्ड, व्हाई इज दिस वार्म। सो ओवर हियर डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो अलास्का करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। मैंने कहा था जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वो होता है वार्म करंट। दैट्स व्हाई अलास्का करंट इज अ वार्म करंट एंड जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं वो होते हैं कोल्ड करंट। दैट्स व्हाई कैलिफोर्निया करंट। अब यहाँ पे आपको पता है इस जगह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैलिफोर्निया। तो जो कैलिफोर्निया से होकर के निकलता है उसको क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया करंट। एंड कैलिफोर्निया करंट कैसा होता है, कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट। देयर आफ्टर मूविंग डाउनवर्ड्स यहाँ पे होता है पेरू करंट। नाउ पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट और हम्बोल्ट, पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट इज अ कोल्ड करंट। क्यों है ये कोल्ड करंट, ऑफ कोर्स क्योंकि ये जा रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ। दैट्स व्हाई पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट। नाउ these are all the major currents which you need to remember in oceanography. क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, करंट का नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि वेदर दैट करंट इज अ वार्म करंट और अ कोल्ड करंट। तो यू मस्ट नो कि वेदर दैट करंट इज अ कोल्ड करंट और वार्म करंट। फिर पूछ सकते हैं अगर थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी को रेज करना होगा तो वो करंट कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ से फ्लो कर रहा है, इक्वेटर से पोल जा रहा है, पोल से इक्वेटर आ रहा है, करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, करंट ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, अर्थ कहाँ से कहाँ मूव करता है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट मूव करता है, जो करंट है वो जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट में है या उसके वेस्ट में है। तो जब भी आप ओशियनोग्राफी पर हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एटलस हो, मेक श्योर कि आपके पास वर्ल्ड मैप हो और उसके बाद आप पढ़ें। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशियन और फिर पैसिफिक। 4 पार्ट्स में पढ़ना है। एक हो गया है अटलांटिक, अटलांटिक में 2 पार्ट्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन और फिर उसके बाद पैसिफिक ओशियन। दैट्स इट, दीज आर ऑल द मेजर करेंट्स जो भी पूछे जाएंगे। अगर आप इतने करेंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं और पर से कोई और करंट आ भी जाता है जो आपको नहीं पता अपार्ट फ्रॉम दिस, तो यू कैन यूज ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको पता है कि अटलांटिक करंट इज अ वार्म करंट, आपको पता है कि कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट, आपको पता है कि पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट, आपको पता है कि जो भी करंट इक्वेटर से पास होते हैं वो वार्म करंट होते हैं, जो भी पोल से पास होते हैं वो कोल्ड करंट होते हैं। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं और अगर वन लाइनर आता है तो भी आप इजीली बता सकते हैं कि वार्म करंट क्या है और कोल्ड करंट क्या है। दैट्स ऑल फॉर आवर टॉपिक ऑफ ओशियनोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, so that's all for our lecture today. Now I'll be bringing with a whole new session जिसमें आपको अगेन मैं एक टॉपिक लेके आऊंगी, इन ब्रीफ समझाऊंगी ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू अस। थैंक यू, दैट्स ऑल।